Hi guys, welcome to my YouTube channel. दोस्तों थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। दोस्तों आज जो टॉपिक जिस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे वो है कि आपने अगर आप एक कंप्लेनेंट और चेक जो है वो बाउंस का केस आपने फाइल किया हुआ है एक्यूज के अगेंस्ट, और उसमें कुछ एक सिनेरियोज हैं जो जिस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास यूट्यूब चैनल पे कई कई दोस्त जो हैं वो मुझे भेज रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं दोनों ही तरह के क्वेश्चंस कवर करूँगा, जहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है कि आपने जो पैसे दिए थे किसी को, वो कैश में दिए थे या फिर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से दिए थे। तो मैं सारे के सारे सिनेरियोज़ को कवर करूँगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद मैं ये भी सिनेरियो कवर करूँगा कि किसी के चेक्स अगर मिसयूज़ हुए हैं तो वो क्या कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे चैनल पे लोगों ने पूछे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो मेजॉरिटी कैश में हुई है, ठीक है, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन बहुत कम अमाउंट की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है और काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है वो आपने कैश में दिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं मतलब देखिए कोई ऐसे तो मैं बता नहीं सकता कि कौन सा जज क्या कैसे रिएक्ट करेगा या फिर कौन सा जज किस चीज़ को कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को एक लेमन पर्सपेक्टिव से समझें या फिर हम ये समझें कि किसी भी इंसान के सामने अगर आप डिस्कस करते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई चेक लगाया है जिसका चेक का अमाउंट है 50 लाख रुपए, या कोई ऐसा चेक का अमाउंट है जिसका अमाउंट है 40 लाख रुपए, ठीक है, और आप ये कहते हैं कि मैंने देखिए 4 लाख या 5 लाख रुपए जो थे वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र की हुई है, और वो की थी मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर, और उसके बाद मैंने उसको बाकी के सारे पैसे जो कैश में दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ये कह रहे हो एक तरह से कि मैंने 4 लाख रुपए जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की थी, और उसके बाद जो नेक्स्ट 46 लैक्स जो है या फिर 36 लैक्स जो है, अगर 40 से 50 लाख का चेक है तो वो सारे के सारे आपने कैश में दिए हैं, और आप उसको कैसे भी आप पे कर रहे थे, आप रेगुलर इंटरवल्स में पे कर रहे थे, आपने एकदम से उसको पे किया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो हमारी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो तो ये कहती है कि एक्यूज्ड जो है उसको रिबटल करना पड़ेगा अगर वो अपने आप को बचाना चाहता है, अदरवाइज जो है कोर्ट जो है एक्यूज्ड के अगेंस्ट ही कार्रवाई शुरू करेगी। लेकिन इस केस में नॉर्मली प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, क्योंकि अगर आप इंटरिम कॉम्पनसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी जज से या फिर किसी अदालत से कि आपके इस चेक बाउंस के केस में अगर आपको इंटरिम कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आपने 4 लाख जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करी है और 46 लाख जो है वो आपने कैश में दिया है, तो क्या आपको लगता है कि अगर आपके सामने कोई इस तरह का क्वेश्चन लेकर आए तो आप क्या ये मान पाएंगे कि 50 लाख रुपए आपने इसको सच में दिए हैं, और उसमें जो 46 लाख रुपए हैं वो आपके कैश में थे, या फिर हो सकता है कि आपने 40 लाख रुपए कैश में दिए हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। लेकिन इस चक्कर में क्या होगा कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी प्रूव नहीं कर सके कि आपके पास इतने पैसे थे, तो फिर ये चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी जजमेंट्स देखी हैं जहाँ पे एक्यूज का एक्विटल होता है जस्ट इस बेसिस पे कि इस बंदे ने इसको इतने सारे कैश में पैसे क्यों दिए, क्या ये कैश में पैसे इसके पास अवेलेबल थे, तो क्या इसने आईटीआर में दिखाए थे वो पैसे, अगर आईटीआर में नहीं दिखाए थे तो इसका मतलब वो ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, और ये एक तरह से डाउट क्रिएट हो जाएगा एक कोर्ट की नज़रों में। तो अगर इस केस में मुझे ये लगता है कि अगर कोई कहता है कि मैंने 4 लाख रुपए का वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की थी और 46 लैक्स जो थे वो मैंने कैश में पे किए, तो उस केस में इंटरिम कॉम्पनसेशन अगर आपको कोर्ट अलाउ भी करती है, तो आप अगर इंटरिम कॉम्पनसेशन का रूल पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको ये चीज़ 100% क्लियर होगी कि वहाँ पे लिखा है कि मैजिस्ट्रेट में अलाउ अप टू 20% ऑफ द चेक अमाउंट विच शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ जो चेक अमाउंट होगा। तो जो इंटरिम कॉम्पनसेशन है वो इट इज़ नॉट मैंडेटरली टू बी 20% ऑफ द चेक अमाउंट, इट कैन रेंज अप टू 20%, मैक्सिमम अप टू 20%। तो मतलब 20% से ऊपर जो है इंटरिम कॉम्पनसेशन जज जो है वो कभी भी कंप्लेनेंट को नहीं कह सकते हैं दिलाने के लिए, आई मीन एक्यूज को नहीं कह सकते, एक्यूज का ऑर्डर 20% से ऊपर का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम वो 20% का हो सकता है, लेकिन उसमें मिनिमम कोई डिफाइन नहीं है। तो अगर आपके मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जी हाँ, अगर ये बता रहे हैं कि इन्होंने 4 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की है या फिर 10 लाख रुपए की इन्होंने ट्रांजेक्शन करी है, जो भी करा है, तो वो ऑब्वियसली उसमें 20% उसका भी हो सकता है कि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आपको जो है वो इंटरिम कॉम्पनसेशन में दिला दी जाए। अगर आप मजिस्ट्रेट को ये कन्विंस करने में पूरे काबिल है, आपको लगता है कि आप मजिस्ट्रेट को कन्विंस कर पा रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि हाँ जी मेरे से पैसे गए, तो आप धोखाधड़ी हुई है जी। अभी मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि
ये कहना बहुत आसान होता है कि चेक मेरे चोरी हो गए हैं, मेरे चेक मिसयूज़ हो गए हैं, लेकिन कोर्ट कभी इस चीज़ को यूँ नहीं मानती कि चेक मिसयूज़ हो गए हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि कोर्ट ये ज़रूर सोच सकती है कि ये चेक किसी और पर्पज़ के लिए दिए गए थे और वो पर्पज़ या तो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इन चेक्स को उस पर्पज़ के बिना ही लगा दिया गया हो और किसी को किसी स्टोरी में घसीटने की बात की गई हो। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जिसमें आप कहते हैं कि आपने कोई चीज़ खरीदी थी किसी वक्त पे, सॉरी बेची थी आपने कोई चीज़ किसी वक्त पे, उसकी वजह से आपके पास कुछ पैसे आ गए थे। तो उस केस में आप जज को बता रहे हैं कि मैंने इसलिए कम अमाउंट जो था वो मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से दिया था और जो बाकी जो ज़्यादा अमाउंट था वो मैंने कैश में दिया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई गाड़ी बेच दी, ठीक है, या फिर गाड़ी तो चलिए छोड़िए, अगर मैंने कोई ज़मीन बेच दी या मैंने कोई प्रॉपर्टी की कोई चीज़ बेच दी जिसमें मैंने कहा कि ये मैंने आपको ये मैंने कोई चीज़ बेची है जिससे मुझे बहुत सारा कैश मिल गया। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो जाएगी आपको प्रूव करना कि जो आपने कोई चीज़ बेची है वो आपने क्या लीगल जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए हैं कि नहीं किए। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ बेचते हैं तो उसके जो आपको पैसे मिलते हैं उसको आपको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ता है, ठीक है। उससे आपको प्रूव होता है कि हाँ जी आपने कोई चीज़ जो थी वो आपने खरीदी थी, सॉरी बेची थी, तो आपके कुछ पैसे आए थे, आपने उसका टैक्स भी पे किया, अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ था तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो दिखा दिया। लेकिन सामने जो पार्टी है वो ये क्लेम करेगी कि यार आपने क्या खरीदा क्या बेचा उससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हैं, क्या आपने कोई रिसीट या कहीं पे कोई साइन किए थे, करवाए थे किसी से जो एक्यूज थे उससे साइन करवाए थे, या दूसरा हो सकता है आपने कोई प्रॉमिसरी नोट लिया हो या फिर आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया था या कोई व्हाट्सएप चैट है। मुझे पता है कि बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ये सोचेंगे कि नहीं, अगर ऐसा ही है तो फिर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहाँ गई। दोस्तों प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ये कहती है कि इनिशियली कोर्ट को जो है कंप्लेनेंट के फेवर में सोचना है, लेकिन वो ये नहीं कहती है कि वो जो है हमेशा ही कंप्लेनेंट के फेवर में सोचेगी। ये प्रिजम्पशन जो है ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है। इस रिबटेबल का मतलब है कि इसको एक्यूज जो है वो इसका रिबटल कर सकता है, जिससे कि ये प्रूव कर सकता है कि उसकी ऐसी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लेन देन नहीं था। अब इस केस में क्या होगा कि अगर आपने ये कह दिया कि मैंने कोई चीज़ बेची थी जिससे मेरे पास पैसे आए थे तो मैंने इसको दिए थे या ये था वो था, तब भी कोर्ट आपसे कोई ना कोई प्रूफ ऐसा ज़रूर मांगेगी जिसमें आप ये कह सकें कि रिसीट थी। क्योंकि अगर आप लीगली देखा जाए तो आई माइट नॉट बी 100% करेक्ट, लेकिन 20,000 से ऊपर जो पैसे हैं वो कैश में देना जो है वो आरबीआई के रिकमेंडेशन के अगेंस्ट है। तो ये भी बहुत बड़े एक फैक्टर है जिसमें एक्यूज का जो एडवोकेट है वो इस फैक्टर को भी बीच में ला सकता है। तो ये हो गया आपके जो पैसों का लेन देन है जिसमें आपने कैश में ट्रांजेक्शन कर रखी है और आप ये सोच रहे हैं कि आपका केस जो है वो किस तरीके से चलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस चीज़ में कोर्ट को कहीं ना कहीं ये डाउट भी ज़रूर हो जाएगा कि इतना सा अगर आपने कैश का ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कोई बैलेंस मेंटेन नहीं कर रखा है, 10% आपने ऑनलाइन भेजा, बाकी 90% कैश भेजा और चेक अमाउंट बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोर्ट को भी सोचना पड़ सकता है इंटरिम दिलाने से पहले, या फिर आपको वो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, फिर अगर इस तरह के केसेस है तो आपके लिए प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाएगा कि आपने इतने पैसे कैश में क्यों दिए थे। अगर कोई आपको आके कहता है कि मुझे कैश में दे दो ये सारी पेमेंट, तो क्या उसने आपको लिख के दिया था, कहीं व्हाट्सएप किया था, कहीं मैसेज किया था, या फिर आपने सीधे ऐसे किसी ने कह दिया कि जी मेरे पास 50 लाख रुपए मुझे कैश में दे दो, आपने दे दिए। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा केयरफुली इस चीज़ को कोर्ट में जो है वो आपको दिखाना है। अगर आपको बात भी करते हैं तो आपको इस सब चीज़ों के ऊपर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो वो जजमेंट्स को पूरा इम्पैक्ट कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं आप सही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में जो है इस तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि एक्यूज्ड को जिसको 50-60 लाख रुपए देने हैं उसके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न हो जाएगा आपके केस को वीक करने के लिए कि इतने सारे पैसे कोई कैश में कैसे देगा। तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी वो वाली बात जिसमें आप कैश की ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। अब मैं दूसरी चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि जिसमें अगर कोई मतलब बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी कह रहे हैं कि उनका चेक जो है मिसयूज़ हुआ है। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ये जो चीज़ है, क्योंकि मैंने जो केसेस फाइल किए हैं उसमें आई थिंक कि बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है, जिसमें कि जो एक्यूज्ड है उन्होंने काफ़ी बड़ा फ्रॉड किया है। तो मेरे लिए मानना भी अब बहुत टफ है कि चेक्स जो है वो मिसयूज़ होते भी हैं या फिर कोई चोरी करता है, या बहुत रेयर केसेस में होता है कि कोई चोरी करता है चेक्स को। हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी ने किसी को ब्लैंक चेक दिया था किसी सिक्योरिटी पर्पज़ से, और वो जो ब्लैंक चेक है वो बाद में किसी ने मिसयूज़ कर लिया, उसमें अमाउंट डाल के मिसयूज़ कर लिया उसको, ठीक है। मे बी एनी
रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। और ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं। एक जजमेंट मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में पढ़ी थी, आई थिंक मुझे उस जजमेंट का रेफरेंस मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो उस जजमेंट में ये कहा गया था कि किसी लड़की ने एक 2.5 लाख या 3 लाख का अमाउंट जो था वो चेक में डालकर उस चेक को लगा दिया था। और उसमें क्या हुआ था कि उसमें जो एक्यूज़्ड है उसको एक्यूटल मिल गया था, क्योंकि एक्यूज़ ने ये क्लेम किया था कि उसका और उस लड़की का कभी भी कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप इस तरह का था ही नहीं। वो लड़की एक फाइनेंशियल एडवाइज़र थी जिसने यूज़र को एक टाइम जो एक्यूज़ था उसको किसी वक्त पे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उस एक्यूज़ ने उस लड़की को अप्रोच किया था ये कहकर कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो लड़की ने कहा था कि मैं आपको पर्सनल लोन दिला सकती हूँ, लेकिन पर्सनल लोन दिलाने के लिए मुझे आपको कुछ ब्लैंक चेक्स देने पड़ेंगे। तो उस बंदे ने उसको 2 चेक्स दिए थे और लड़की ने एंड में वो 2 चेक्स में अमाउंट डालकर उसको चेक को जो है वो बाउंस करा दिया। और बाउंस होने के बाद, फंड्स इनसफिशिएंट रीज़न होने के बाद, उस लड़की ने जो केस था वो फाइल कर दिया चेक बाउंसिंग का उस एक्यूज़ के अगेंस्ट। लेकिन फाइनली एक्यूज़ड ये प्रूव कर पाया कि उसके और उस लड़की के बीच में कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप था ही नहीं। तो उस केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने एक्यूज़ड को एकदम एक्यूटल दे दिया, इस बेसिस पे कि लड़की जो है वो अगर सारे के सारे पैसे ये बता रही है कि उसने कैश में दिए हैं और ऊपर से वो फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है जो कि लोगों को लोन्स भी दिलवाती है, तो ऑब्वियसली इसके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जिसमें हो सकता है कि बंदे के साथ फ्रॉड हुआ। तो इसलिए एक्यूज़ड को एक्यूटल भी मिले हैं इन सारे केसेस में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हाँ, एक और चीज़ मैं आपको इस केस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। उस केस में लड़की ने आईटीआर में बहुत स्मार्टली, या आप ये कहिए कि आईटीआर में उसने अपने पैसे जो उसने लोन दिया था उसके अकॉर्डिंग जो उसने पैसे दिए थे कैश में, वो उसने आईटीआर में मेंशन किया। तो उसने कोर्ट में दिखाया भी कि मैंने आईटीआर में चीज़ मेंशन की है, लेकिन कोर्ट ने उसकी ये प्ली रिजेक्ट कर दी, ये कहकर कि आईटीआर में पैसे दिखाने का मतलब ये नहीं कि आपने एक्चुअल में वो पैसे दिए थे या नहीं दिए थे। तो उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया इस बेसिस पे कि आईटीआर में तो कोई कुछ भी लिख सकता है यार, मैं भी लिख सकता हूँ, हो सकता है अगर आईटीआर डिपार्टमेंट ध्यान ना दे तो वो प्रोसेस कर देगा उस आईटीआर को। तो उससे मतलब नहीं होता है कि आपने एक्चुअल में, लेकिन हाँ हाँ अभी यही चीज़ें सोचेंगे आईटीआर में पैसे दिखाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब एक्चुअल में एक्यूज फंसा होता है तो कंप्लेनेंट्स ये ज़रूर पूछता है कि आपने आईटीआर में पैसे दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे। तो मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आईटीआर में पैसे दिखाने से कुछ नहीं होता तो ना दिखाने से भी आई डोंट थिंक इतना इम्पैक्ट होना चाहिए, और नहीं भी होता अगर आपके केस में मेरिट्स है तो। तब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि चेक का मिसयूज़ अगर कुछ इस तरीके की लॉजिकल स्टोरी की वजह से हुआ है तब तो कोर्ट मान सकते हैं इस बात को कि चेक का मिसयूज़ हुआ है। लेकिन अगर कोई इस तरह से कह दे कि यार ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी हुई हैं, फाइनेंशियल रिलेशनशिप भी था, लेकिन मेरे चेक मिसयूज़ हो गए हैं, मैंने अमाउंट भी नहीं भरा है, मेरे साइन भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जबकि बैंक ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है, तो इस चीज़ को प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं कि अमाउंट भरा था या नहीं भरा था, हैंड राइटिंग ये वो फलाना निकालना। लेकिन अगर कोई इंसान आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो आपके साथ उसका लिंक जो है वो प्रूव कर सकता है, तो उसके बाद कोर्ट जो है उसके फेवर में ज़रूर सोचेगी। कभी कोर्ट ऐसे नहीं सोचेगी कि जो है ये जो चेक है वो मिसयूज़ हुआ है, अगर अनटिल और अनलेस कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं था या कोई भी ट्रांजेक्शन्स का लेन देन नहीं हुआ था। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको मतलब कोई डाउट्स हैं और किसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, तो आप मेरे साथ कमेंट मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको अभी भी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं चीज़ें बोलता हूँ ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, किसी के फेवर में नहीं है। मैं सिर्फ वो ऑब्जर्वेशंस बोलता हूँ जो एक लॉजिकल ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि कोर्ट्स जो है वो फंक्शन इस तरीके से करें कि वो लॉजिकली आर्गूमेंट्स में बिलीव करें। कोर्ट्स नॉर्मली बिलीव भी लॉजिकल आर्गूमेंट्स में ही करती हैं, लेकिन यही है कि अगर कोई लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं है, कोई इलॉजिकल बात को कहने की कोशिश कर रहा है, तो कोर्ट्स तो ऑब्वियसली उसको डाउट में देखेंगे। और जब भी आप कुछ झूठ कहने की कोशिश करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो जाता है कोर्ट में, ये भी सच है। तो घबराए नहीं, अगर आपका केसेस में आपके चेक्स का मिसयूज़ भी हुआ तो आपको प्रूफ ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन ट्रायल तो आपको फेस करना ही पड़ेगा अगर आपको नोटिस समन्स और नोटिस मिल चुके हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप समन्स रिसीव नहीं करेंगे या नोटिस रिसीव नहीं करेंगे और कंप्लेनेंट आपने केसेस छोड़ देगा खुद ही, तो दोस्तों ये भी मैं आपको कहता हूँ कि आई डोंट थिंक कि हर कोई कंप्लेनेंट जो है वो एक मतलब ऐसे सोचता होगा कि नहीं मैं केसेस छोड़ दूंगा। अगर कंप्लेनेंट ने सोच लिया कि उसको आपको नोटिस डिलीवर कराने ही कराने और आपके घर का एड्रेस और जानता है, तो वो कैसे ना कैसे करके कभी ना कभी आपके घर पे पहुंच जाएगा। जितना लेट होगा उतना आपके लिए टफ भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि अगर आप जितना कोर्ट से छुपोगे, अगर जितना आप कोर्ट के सामने नहीं जाओगे और उस कोर्ट को इग्नोर करते रहोगे, तो उतना ही कोर्ट की नज़रों में जो आपकी जो एक क्रेडिबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट में पहुंच जाओ तो कोर्ट को ये भी लगेगा कि दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सीरियस।
लेकिन अगर आप 5-6 हियरिंग्स के बाद जाओगे तो और कोर्ट को ये दिखाने की कोशिश करोगे आपको पता ही नहीं था आपके अगेंस्ट केस था, और जबकि कोर्ट के पास बहुत सॉलिड प्रूफ्स हैं ये दिखाने के लिए कि आपके अगेंस्ट केस था, तो केस जो है वो आपके पॉइंट्स जो है मेरिट्स में थोड़े कम हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो दलीलें हैं फिर उनको उसी तरीके से सुना जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, और प्लीज़ आप अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको लगता है कि किसी की हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।